नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कुमावत सर और आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, शिक्षण विधियों की श्रृंखला में आज हम हाजिर हैं आपके समक्ष व्याकरण अनुवाद विधि को लेकर के। पिछली क्लास में हम व्याकरण शिक्षण की विधियों की चर्चा कर रहे थे। व्याकरण शिक्षण की विधियों के दौरान हमने पहले आगमन विधि पढ़ी, फिर हमने निगमन विधि पढ़ी, फिर हमने भाषा संसर्ग विधि पढ़ी। आज की इस क्लास में हम विस्तार से विवेचन करेंगे मित्रों व्याकरण अनुवाद विधि पर। क्या है व्याकरण अनुवाद विधि, क्या होगा इसमें, क्या अध्ययन होगा, कौन कौन सी बातें इसमें प्रमुख होगी। व्याकरण अनुवाद विधि यानी कि व्याकरण का अनुवाद करने का तरीका, व्याकरण अनुवाद विधि अर्थात भाषा का ज्ञान कराते समय उसके व्याकरण का अनुवाद कराना व्याकरण अनुवाद विधि है। इस व्याकरण अनुवाद विधि को मित्रों भंडारकर विधि भी कहा जाता है। भंडारकर विधि भी कहा जाता है। कौन सी विधि कहा जाता है? भंडारकर। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है यह विधि सर्वप्रथम, कौन सी विधि? व्याकरण अनुवाद विधि। आप इसको अनुवाद विधि भी कह सकते हो, घबराना नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि परीक्षा में व्याकरण अनुवाद की बजाय अनुवाद विधि आ गया, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, कम से कम 6-7 प्रश्न अकेली विधि से बनते हैं। इसको भंडारकर विधि इसलिए कहा जाता है सर्वप्रथम संस्कृत में इसे श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपनाया, इसलिए इसे भंडारकर विधि भी कहा जाता है। प्रश्न आता है किस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है, तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए, अब देखिएगा, आप व्याकरण अनुवाद करोगे तो कॉमन सी बात है, अनुवाद क्या होता है? अनुवाद ये होता है कि आपके पास कोई एक भाषा है, कोई एक वाक्य है, आप उस भाषा अथवा वाक्य का क्या करोगे? किसी दूसरी भाषा अथवा वाक्य में अनुवाद करोगे। स्पष्ट है? यहां पर भी अनुवाद की चर्चा हो रही है। तो इसमें अनुवाद में क्या होगा? आपके पास कोई एक भाषा है जो कि आपको आ रही है, आप उस भाषा का क्या करोगे? किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करोगे। इसलिए हम कह सकते हैं द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए, किसके लिए मित्रों? द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए, द्वितीय भाषा का मतलब जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आ रही है, आप हिंदी भाषी हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप मराठी सीख रहे हैं, आप संस्कृत सीख रहे हैं, तो ये क्या हुई? आपकी सेकंड लैंग्वेज हुई ना, द्वितीय भाषा हुई। तो द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए जैसे कि अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, मराठी आदि द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी विधि है। उपयोगी विधि है। कौन सी विधि मित्रों? व्याकरण अनुवाद विधि। यानी कि जब आपको किसी दूसरी भाषा का अध्ययन करना है तो उसके लिए सर्वोत्तम कह सकते हैं, उपयुक्त विधि है। कौन सी मित्रों? व्याकरण अनुवाद विधि है। अगला है कि यह विधि प्राचीन और परंपरागत, भाषा शिक्षण की सभी विधियों में प्राचीन और परंपरा से उपयोग में ली जाने वाली विधि है। तो आप कहेंगे भाषा शिक्षण की प्राचीन व परंपरागत विधि है। भाषा शिक्षण की प्राचीन और परंपरागत विधि है। कौन सी विधि भाई? भंडारकर विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में अध्ययन कैसे होता मित्रों? इस विधि में अध्ययन कराते समय, व्याकरण अनुवाद विधि में अध्ययन कैसे होता है ये हमने पढ़ा कि इसको भंडारकर विधि कहते हैं।
सर्वप्रथम संस्कृत में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपनाया, इसलिए आपने इसको भंडारकर विधि कह दिया। द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए उपयोगी विधि है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसमें अध्ययन शिक्षण कैसे करवाया जाता है, इसकी हम परिभाषा पढ़ रहे हैं और वहाँ से एक प्रश्न फिर से आपके सामने उभर करके आएगा जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। इस विधि में शिक्षण कराते समय भाषा 1 से भाषा 2, अब यहाँ भाषा 1 से मतलब है जो भाषा आपने पहले सीख रखी है अथवा जो भाषा आपको आती है, उसका तो अध्ययन कराना नहीं है आपको, क्योंकि उसका तो आपको व्याकरणिक ज्ञान आता है और उसको करने देंगे आपको, वापस से उसकी ऊपरी बातें आपको वहाँ पर समझा दी जाएगी। भाषा 1 यानी कि सीखी गई भाषा से भाषा 2 यानी जो सीखी जाने वाली भाषा है, उसमें अध्ययन कराते समय सुनिएगा इस बात को, यहाँ से सीधा प्रश्न आता, पहले भी आ चुका है। पहले प्रश्न यह आया कि व्याकरण अनुवाद विधि में पहले अध्ययन कराया जाता है ए मातृभाषा का, ब द्वितीय भाषा का, स दोनों, द कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों शब्दों की बार बार चर्चा होती है। व्याकरण अनुवाद विधि में मातृभाषा का भी बहुत बड़ा रोल है और द्वितीय भाषा जो आपको सिखाई जाएगी। लेकिन अध्ययन कराते समय क्या होगा, सुनिएगा, इस विधि में अध्ययन कराते समय पहले द्वितीय भाषा शिक्षण, जो दूसरी भाषा आप सीख रहे हैं, के व्याकरणिक तथ्यों का अथवा उसके व्याकरण का ज्ञान आपको कराया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने भाषा 1 ये आपका लैंग्वेज 1 है जो कि आपका हिंदी है। अब आप क्या करेंगे, जब भाषा 2 सीखेंगे लैंग्वेज 2, तो आपको भाषा 1 से भाषा 2 सिखाते समय पहले भाषा 2 जो आप सीख रहे हैं, अंग्रेजी मान लीजिए आप सीख रहे हैं, तो पहले आपको इस भाषा 2 के व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है, व्याकरण का ज्ञान कराया जाएगा। यहीं से प्रश्न आता, पहले भी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि किस विधि में सर्वप्रथम भाषा 2 का ज्ञान कराते, तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि है। ये पहले जब प्रश्न आया तो पूछा गया कि व्याकरण अनुवाद विधि में सर्वप्रथम ज्ञान कराया जाता है मातृभाषा या फिर द्वितीय भाषा, तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि में अध्ययन कराते समय सबसे पहले भाषा 2, जिसको हम लैंग्वेज 2 कहते हैं, अर्थात भाषा 2 का मतलब है सीखी जाने वाली भाषा, जो भाषा आप सीखना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बताया आपको ये आपकी सीखी गई भाषा है, जो भाषा आपको पहले आती है ये L1 यानी लैंग्वेज 1। अरे यहाँ रीट वाले L1 L2 का मतलब है यहाँ भाषा 1 और भाषा 2, यानी यहाँ भाषा 1 का मतलब है जो आपने भाषा सीख ली है और ये है जो आप सीखना चाहते हो। तो इस विधि में भाषा 1 से भाषा 2 में अध्ययन करते समय सबसे पहले भाषा 2 के व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। फिर भाषा 2 का ज्ञान कराने के बाद आपके सिखाए जाने वाले अवतरण, वाक्यांश, वाक्य आदि का उसकी मातृभाषा में उसको बोला जाता है, उसका अनुवाद किया जाता है। इसीलिए यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि किस विधि में मातृभाषा शिक्षण की बुनियादी इकाई है, और इसीलिए प्रश्न बार बार आता है कि व्याकरण शिक्षण में या व्याकरण अनुवाद विधि में सबसे पहले किस भाषा का ज्ञान कराते हैं। वहाँ पर दोनों शब्दों की चर्चा होती है, एक तो मातृभाषा की भी होती है और एक द्वितीय भाषा की होती है, लेकिन सबसे पहले किसका ज्ञान कराओगे, द्वितीय भाषा का। द्वितीय भाषा का ज्ञान कराने के बाद आपका जो वाक्य है उस वाक्य का आपकी मातृभाषा में अनुवाद करके सिखाया जाता है। इसीलिए ये प्रश्न अगला बनता है कि मातृभाषा किस एक विधि की बुनियादी इकाई है, या व्याकरण अनुवाद विधि की सबसे बुनियादी इकाई, बुनियाद का मतलब नींव है वो उसकी, उसी के आधार पर बालक को शिक्षण कराया जाता है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपनी मातृभाषा के सहारे से अधिगम बहुत तीव्र गति से कर सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं, फिर ये इसका प्रोसेस है कि इसका ज्ञान कराने के बाद उस वाक्य का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है, अनुवाद किया जाता है। इसीलिए मातृभाषा व्याकरण शिक्षण की बुनियादी इकाई है, बुनियादी इकाई है। क्या, कौन बुनियादी इकाई है, मातृभाषा। और ये प्रश्न बनता है आपका इंकला हो तो
मातृभाषा किस एक शिक्षण विधि की सबसे बुनियादी इकाई है? तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि की सबसे बुनियादी इकाई है। कौन मित्रों? मातृभाषा। बुनियादी इकाई कैसे हुई? बुनियाद है उसकी नींव है। और वो नींव इसलिए है कि कोई भी विद्यार्थी अगर अपनी मातृभाषा के सहारे से अध्ययन करे तो वह बहुत तीव्र गति से उसे सीख सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक वाक्य आपको सिखा रहा हूँ, बालक कैसे जल्दी सीखेगा, उसका अधिगम कैसे स्थायी होगा। जैसे आपका ये अध्ययन करने का तरीका हुआ, मान लीजिए मैं आपको एक वाक्य सिखा रहा हूँ, एक शब्द की हम चर्चा कर लेते हैं, एक शब्द संरचना हम ले लेते हैं अथवा एक वाक्य ले लेते हैं। ये मैं रब कर रहा हूँ, एक बार समझा रहा हूँ। इस विधि में अध्ययन कराते समय भाषा 1 से भाषा 2 का अध्ययन कराते समय पहले द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। उस द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराने के बाद उस वाक्य का, उस सेंटेंस का, उस कवतरण का उसकी मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। इसीलिए मातृभाषा इस शिक्षण की बुनियादी इकाई है। लेकिन सबसे पहले अध्ययन किसका होता है? भाषा 2 के व्याकरण का। इसका व्याकरण नहीं पढ़ा जाता है, उस वाक्य का इसमें अनुवाद कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक शब्द लिख रहा हूँ, आप हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में एक शब्द है मोरनी। क्या है मित्रों? मोरनी। आप बालक को इस मोरनी शब्द का अनुवाद करके सिखाना चाह रहे हैं, किसमें? अंग्रेजी में। तो आपने उसको कहा कि मोरनी यानी पीहन, PEHN, पीहन, पीहन है ना मोरनी। आपने उस मोरनी का अनुवाद किस में किया? पहले आपने अंग्रेजी में सिखाया, ये भाषा 2 है। लेकिन आपने साथ साथ ये भी सिखा दिया कि ये मोरनी आपकी, जैसे मान लीजिए आप राजस्थानी हैं, मध्य राजस्थानी है, ग्रामीण परिवेश है, तो मोरनी को ग्रामीण परिवेश में ढेकड़ी कहते हैं। तो आपने उसका क्या कर दिया? मातृभाषा। अब ये बालक को मातृभाषा वाला शब्द परंपरागत सा आ रहा है, इसके सारे से वो ये भी सीख जाता है और ये भी सीख जाता है। अर्थात इसमें जो अधिगम की गति होती है वो तीव्र होती है मातृभाषा के सहयोग से। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण हम दे रहे हैं, ये समझना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मातृभाषा का पहले अध्ययन नहीं होगा। जैसे मैंने कहा एक विद्यालय है, एक वाक्य है, राम विद्यालय गया। अभी और इसमें कहानी आएगी अगली बात ही। अभी हम अध्ययन करने का तरीका बता, राम विद्यालय गया। इस विधि में मैं एक नई चीज पहले जोड़ रहा हूं, फिर साथ साथ बता दूंगा। इस विधि में अध्ययन कराते समय वाक्य का वाक्य से अध्ययन नहीं होता, यह भी इसकी बात है, ये बात साथ साथ समझा देता हूं। इस विधि में वाक्य का वाक्य से अनुवाद नहीं होता। इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें भाषा 1 से भाषा 2 के व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान कराओगे तो उसकी प्रत्येक शब्द संरचना का ज्ञान कराया जाता है। अर्थात इस विधि में शब्द का शब्द से, इस विधि में शब्द का शब्द से अनुवाद कराया जाता है। शब्द से शब्द का अनुवाद किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि किस विधि में अक्षरशः शब्द से शब्द का अनुवाद होता है। तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि में शब्द का शब्द से अनुवाद कराएगा, तभी तो वो पूरी तरह से व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान करा पाएगा। शब्द का शब्द से अनुवाद कराता है, इसलिए अब शब्द का शब्द से कैसे कराता मैं बता रहा हूं आपको। शब्द का शब्द से अनुवाद कराने से इस विधि को अंतः पंक्ति अनुवाद विधि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये तीसरा नाम है इसका। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कह रहे थे। व्याकरण अनुवाद के को अंतः पंक्ति अनुवाद कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस विधि में अध्ययन कराते समय शब्द का शब्द से अनुवाद किया जाता है। अब कैसे शब्द का शब्द से अनुवाद कराएगा और कैसे वो उसकी मातृभाषा में भी इसका अनुवाद करेगा। जैसे इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, मान लीजिए मैं इसको अंग्रेजी में रूपांतरित करूं तो होगा राम वेंट टू होम। ये इसका अंग्रेजी रूपांतरण है। अगर मेरा एक वाक्य हिंदी का कि राम घर गया, मैं उसको अंग्रेजी में रूपांतरण कर रहा हूं राम वेंट टू होम, तो इसमें शब्द का शब्द से अनुवाद होगा राम। ये एक राम है, उसने कहा ये राम है। वेंट टू गया, इसका अर्थ है। और होम मान स्कूल कह दे, मैं चाहूँगा स्कूल गया ना, स्कूल लिख देते, चलो भाई स्कूल भेज दिया, समझ आता है।
राम विद्यालय गया, राम वेंट टू स्कूल। अब स्कूल का अर्थ क्या है? विद्यालय। आपने क्या किया? भाषा 1 का भाषा 2 में अध्ययन करते समय पहले भाषा 2 के व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान कराया, फिर अनुवाद करते समय पहले आप भाषा 2 के व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान कराते हैं, फिर प्रत्येक शब्द का शब्द से अध्ययन करा रहे। देखिए, आपने सीधे नहीं कहा कि राम विद्यालय गया, यानी कि राम वेंट टू होम नहीं कहा, आप कह रहे हैं राम, ये राम एक नाम है। फिर वेंट टू का अर्थ है गया, और स्कूल यानी विद्यालय। अर्थात इस विधि में अध्ययन कराते समय शब्द का किससे होता है? शब्द से, इसलिए इसको क्या कह रहे थे? अंतः पंक्ति अनुवाद विधि कहा जाता है। ऐसा करते समय आपने ये जो भाषा 2 के व्याकरणिक तथ्यों का अध्ययन कराया पहले, इसके बाद आप विद्यार्थी को इस वाक्य का उसकी मातृभाषा में भी अध्ययन करवा देते हैं। ऐसा इसलिए है कि रामुड़ो स्कूल गयो, इसलिए करवा दिया कि उसको ये बात जो है वो उसकी मातृभाषा में बहुत अच्छे से समझ में आती है, उसी के सहारे से वो द्वितीय भाषा का बहुत तीव्र अध्ययन कर लेता है। ऐसे कराते समय आप प्रत्येक शब्द का सबसे ज्ञान करा रहे हो। बालक व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान तो प्राप्त कर रहा है, बालक व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, किंतु भाषा की सुंदरता समाप्त हो रही है। ये इसका दोष बनता, अभी हम लिखवा देंगे आपको। भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है, रसानुभूति समाप्त हो जाती है। रसानुभूति कैसे समाप्त होती है? क्योंकि आप अनुवाद करा रहे हो व्याकरण अनुवाद विधि में शब्द से शब्द का। अब शब्द से शब्द का कराने से क्या हुआ? यहाँ पर लयात्मकता थी, राम विद्यालय गया, राम वेंट टू होम, ये लयात्मकता थी। लेकिन आप राम वेंट टू होम अथवा राम वेंट टू स्कूल अध्ययन नहीं करा रहे हो, आप उसको कह रहे हो राम, ये RAM राम, फिर आप कह रहे हैं स्कूल यानी विद्यालय, और वेंट टू यानी गया, यानी कि जो चीज़ आपकी लयात्मक तौर पे थी, आपने उस लयात्मक तौर को पूरी तरह से अलग अलग शब्दों में विभाजित कर दिया, और अलग अलग शब्दों में विभाजित करने से भाषा की जो सुंदरता थी, भाषा की जो रवानगी थी, वो समाप्त हो गई। समझ आए मित्रों कहानी? क्या क्या पढ़ा अब तक? व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम भंडारकर विधि, इसलिए कि इसको संस्कृत में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपनाया। इसको अंत्य पंक्ति अनुवाद इसलिए कहा जाता है कि इसमें अध्ययन कराते समय शब्द का शब्द से अध्ययन होता है, पंक्ति का पंक्ति से नहीं होता। इसीलिए इस विधि में शब्द को इकाई माना जाता है। यहाँ तक हम आगे 2 विधियाँ और पढ़ेंगे। एक व्यतिरेक की विधि पढ़ेंगे, बाय लैंग्वेज मेथड, तुलनात्मक अध्ययन के लिए जानी जाती है। एक प्रत्यक्ष विधि पढ़ेंगे। इन तीनों ही विधियों में आपसे यह भी पूछा जाता है कि किस विधि में शब्द को इकाई मानते हैं, किस में वाक्य को इकाई माना जाता है, किस में शब्द और वाक्य दोनों को इकाई माना जाता है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में शब्द को इकाई माना जाता है। किसको मित्रों? शब्द को इकाई माना जाता है, क्योंकि इसमें अनुवाद करते समय शब्द से शब्द का अनुवाद किया जाता है। अनुवाद इस विधि का महत्वपूर्ण अंग है। अनुवाद इस विधि का सबसे खास या महत्वपूर्ण अंग है। पूछते हैं कि अनुवाद किस विधि का सबसे महत्वपूर्ण अथवा खास अंग है, तो आप उत्तर देंगे व्याकरण अनुवाद विधि का है। समझे मित्रों कहानी कि इसमें कैसे अध्ययन होता है। अगला आता है कि यह विधि किस स्तर के लिए उपयोगी है। तो यह विधि उच्च स्तर के लिए उच्च स्तर के लिए उपयोगी विधि है। उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। कौन सी विधि भाई? व्याकरण अनुवाद विधि। ये उच्च स्तर के बालकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी विधि मानी जाती है। इस विधि में भाषा भाषा तत्वों पर कैसे दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी बात, एग्जाम्स में आती है, सारे तथ्य आते हैं। देखो कैसे आते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले इसके उपनाम बताइए, तो आप कहेंगे राम भंडारकर विधि है, अंत्य पंक्ति अनुवाद विधि है। फिर अगला कहेंगे कि इसमें अध्ययन कैसे होता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी थी जो मैंने पहले कही कि इसमें भाषा 1 से भाषा 2 में अध्ययन कराते समय
भाषा एक का मतलब जो आपने सीख रखी है, भाषा दो जो आप सीखना चाहते हो। ऐसा करते समय सबसे पहले भाषा दो के व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान करा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। व्याकरणिक तथ्य का ज्ञान कराते समय उस वाक्य का, उस पद का बालक की मातृभाषा में अनुवाद करते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस विधि की जो बुनियादी इकाई, जो बुनियाद जो है वो किस पर टिकी है, उसकी मातृभाषा पर टिकी रहती है। इसलिए इसकी बुनियादी इकाई, लेकिन मातृभाषा में पहले अनुवाद नहीं होता, पहले भाषा दो में अनुवाद किया जाता है। लेकिन फिर भी भाषा दो इसकी बुनियादी इकाई नहीं है, क्योंकि भाषा दो में तो आप अनुवाद कर रहे हैं, उसके लिए बुनियाद किसको बना रहे हैं, मातृभाषा को। फिर हमने कहा कि शब्द का सबसे अनुवाद होता है, इसलिए इसको शब्द को ही इकाई मानते हैं। अनुवाद विधि इसका खास अंग है, उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। अगली बात है कि भाषा की बजाय भाषा तत्वों पर अधिक बल दिया जाता है, अधिक बल दिया जाता है। भाषा तत्वों पर कैसे बल दिया जाता है मित्रों? इसलिए बल दिया जाता है भाषा तत्वों पर कि इसमें प्रत्येक व्याकरणिक तथ्य का ज्ञान कराना महत्वपूर्ण होता है, भाषा का नहीं। भाषा का मतलब तो ये कि आप सीधे सीधे उस पैरा को, अवतरण को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पैरा अवतरण पढ़ाना नहीं, पैरा अवतरण में अनुवाद कराना नहीं, बल्कि उस भाषा के प्रत्येक व्याकरणिक अंग का ज्ञान कराने पर बल दिया जाता है। इसीलिए आप बालक को बता रहे थे कि राम एक संज्ञा है, RAM, वेंट टू यानी गया, अर्थात भूतकालिक क्रिया का कृदंत है। अगर आप वर्तमान कालीन के कहेंगे तो स्थिति अलग होती, गो हो सकता है, गोइंग हो सकता है, गोइंग टू हो सकता है, लेकिन आप अलग अलग काल के आधार पर क्रिया बदल रहे हैं। तो आप भूतकालिक, सामान्य भूतकाल की क्रिया कह रहे हैं, तो सामान्य भूतकाल की क्रिया जो हिंदी में है गया, उसके लिए अंग्रेजी में वेंट टू शब्द का प्रयोग कर रहे हो। तो आप बालक को क्या सिखा रहे हैं? प्रत्येक शब्द की संरचना सिखा रहे हैं, प्रत्येक शब्द का आप अनुवाद कर रहे हैं। प्रत्येक शब्द का अनुवाद कर रहे हैं तो आप किस पर बल देते हैं? क्या उसकी भाषा की बनावट पर, भाषा की सुंदरता पर? नहीं, आप भाषा की व्याकरणिक तथ्य पर दे रहे हैं, अर्थात भाषा के जो तत्व हैं, लिंग, वचन, कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उन सब तत्वों पर बल दे रहे हैं। इसलिए ये भी इसका महत्वपूर्ण है कि व्याकरण शिक्षण की किस विधि में भाषा के बजाय भाषा तत्वों पर बल दिया जाता है। जैसे कल हमने पढ़ा भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण पर बल नहीं होता, बल्कि भाषा पर बल दिया जाता है। उसका उद्देश्य यही था, उसका उद्देश्य भाषा की शिक्षा देना था, व्याकरण की शिक्षा नहीं। लेकिन बेहतर शिक्षकों के पुस्तकों के संपर्क में आता है तो भाषा के साथ साथ भाषा का व्याकरण भी प्राप्त करता है। अगला है, दोनों भाषाओं का अध्ययन कराते समय, दो भाषाएं कौन कौन सी, भाषा एक और भाषा दो, दोनों भाषाओं का अध्ययन कराते समय व्याकरणिक तथ्यों, दोनों के ही व्याकरणिक तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। अनुवाद करते समय दोनों भाषाओं के नियमों को ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। दोनों को कैसे ध्यान में रखा जाता है? भाई आप अभी कह रहे थे कि राम वेंट टू होम, तो यहाँ पर राम एक संज्ञा है, तो यहाँ पर राम एक नाउन है। वेंट टू आप जो कह रहे थे कि गया, तो यहाँ पर गया क्रिया है, भूतकालिक क्रिया है, तो यहाँ पर भी तो कहोगे कि भाई पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पर विद्यालय कह रहे हो, एक ये भी तो एक स्थान है, संज्ञा है, तो आप यहाँ पर कहोगे स्कूल कह रहे, तो एक एक दोनों ही भाषा के व्याकरणिक नियमों का पूरा ध्यान रखा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात आती है दोनों, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में भी आता है, यहाँ यह आता है कि किस विधि में पढ़ने और लिखने पर ज़्यादा बल, यानी लिखने पढ़ने पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जबकि सुनने पर बल कम दिया जाता है। ये दोनों विधियों के बारे में आता है, प्रत्यक्ष विधि में भी आता है और इसमें भी आता है। इस विधि में लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है एग्जाम में, लिखने और पढ़ने पर बल दिया जाता है। किस विधि में बल दिया जाता है? किस विधि में मित्रों? व्याकरण अनुवाद विधि में। लिखने पढ़ने में कैसे होता है? आपको प्रत्येक भाषा के व्याकरणिक तथ्यों का ज्ञान करा रहे हैं, लिख रहे हैं। मैंने लिखा है कि राम
विद्यालय गया। फिर मैंने इसका अंग्रेजी रूपांतरण किया, भाषा 2 के व्याकरणिक तथ्यों का पहले ज्ञान कराया, फिर उसका अंग्रेजी में आपने अनुवाद किया और आपने कहा कि राम वेंट टू होम। तो आप क्या कर रहे हैं, लिखने और पढ़ने पर बल दे रहे हैं, लिखने पढ़ने पर बल दे रहे हैं, तभी तो उसके भाषाई तत्वों पर बल दे रहे हैं, उस भाषा पर बल नहीं दे रहे हैं। ये दोनों के विपरीत है। प्रत्यक्ष विधि में पढ़ेंगे वो सुनने और कहने पर बल देती है। ये दोनों के लिए प्रश्न आता है कि किस विधि में कहना सुनना महत्वपूर्ण है, किस विधि में लिखना पढ़ना महत्वपूर्ण है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में लिखना और पढ़ना महत्वपूर्ण है। अगला है कि इस विधि से बड़े समूह को एक साथ पढ़ाया जा सकता है। ये इसके लाभ में चला जाएगा। बड़े समूह को अध्ययन कराया जा सकता है, बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। किस विधि में भाई, व्याकरण अनुवाद विधि में। यह विधि कौन सी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि विचारात्मक शब्दों को समझाने में उपयोगी है। यह विधि विचारात्मक भावों को या शब्दों को समझाने में उपयोगी है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात, ये भी प्रश्न आता है, सारी बातें आती है कि व्याकरण अनुवाद विधि में अध्ययन होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर या अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो आप कहेंगे ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र प्रयुक्त होता है। कैसे होता है रे भाई, इसलिए होता है, ज्ञात कौन है, लैंग्वेज 1 भाषा 1, जो भाषा आपने सीख रखी है ये ज्ञात है। आपको भाषा 2 जो कि अभी अज्ञात नहीं है, लैंग्वेज 2 जिसको हम कह रहे हैं, अरे यहाँ पर रीड की तरह नहीं, यहाँ पर सीखी जाने वाली और सीखी गई भाषा ज्ञात है क्योंकि आपको आ रही है। आपको तो दूसरी भाषा सिखा रहे, कौन सी, अज्ञात है, इसलिए इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है। यह विधि एक भाषा से दूसरी भाषा को समझाने के लिए सबसे सरल विधि है। आप कह सकते हो कि एक भाषा से दूसरी भाषा में समझाने के लिए सबसे सरल और सटीक तरीका कौन सा है, तो आप कहेंगे व्याकरण अनुवाद विधि है। इस विधि के 2 बड़े दोष हैं। पहला दोष यह है, दोष क्या क्या है, पहला यह है कि ये पढ़ने लिखने का अवसर तो प्रदान करती है लेकिन सुनने और कहने के अवसर बहुत ही कम देती है। ये इसका एक तो सबसे बड़ा दोष है। दूसरा बड़ा दोष ये है कि शाब्दिक अनुवाद होने के कारण बालक को बेहतर व्याकरणिक अध्ययन तो करा रहे हैं, इसलिए लाभ में जा रहा है, लेकिन भाषा की सुंदरता, भाषा की रवानगी इत्यादि समाप्त हो जाती है। ये इस विधि का सबसे बड़ा दोष है। एक बार मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ, इस विधि को, व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि इसलिए कहते हैं कि इसको संस्कृत में सबसे पहले भंडारकर जी ने, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने अपनाया। इस विधि को अंततः पंक्ति अनुवाद विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अनुवाद करते समय पंक्ति का पंक्ति से नहीं होता बल्कि प्रत्येक शब्द की संरचना सिखाई जाती है, प्रत्येक शब्द का शब्द से अनुवाद किया जाता है, इसलिए इसे अंतः पंक्ति अनुवाद भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षण कराते समय बालकों को सबसे पहले भाषा 2 जो कि बालक सीखने जा रहा है के व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। और यहीं से प्रश्न बनता है कि व्याकरण अनुवाद विधि में पहले अध्ययन किसका होता है, मातृभाषा अथवा द्वितीय भाषा। तो आप कहेंगे द्वितीय भाषा का अध्ययन होता है। द्वितीय भाषा का अध्ययन कराने के बाद बालक को उस वाक्य का उसकी मातृभाषा में भी उसका अनुवाद किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कोई भी विद्यार्थी जब उसकी मातृभाषा के माध्यम से सीखता है तो वो अधिगम तीव्र करता है, इसलिए मातृभाषा एक शिक्षण की बुनियादी इकाई है। अर्थात इस विधि में जब आप दूसरी भाषा में अनुवाद कर रहे हो, दूसरी भाषा सिखा रहे हो, तो उसमें बुनियाद जो नींव है वो आप उसकी मातृभाषा को बनाते हो। और इसीलिए दोनों प्रश्न कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए ध्यान देना आपको, पहले द्वितीय भाषा का अध्ययन होगा, मातृभाषा का अध्ययन बाद में कराते हैं। मातृभाषा इसकी बुनियादी इकाई है, द्वितीय भाषा बुनियादी इकाई नहीं है, क्योंकि व्याकरण आप अनुवाद कर रहे हो लेकिन उसके लिए बुनियाद किसको बना रहे हो, मातृभाषा को। यह विधि बड़े स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है, बड़े समूह को इसके माध्यम से पढ़ाया जा सकता है।
इस विधि में पढ़ने और लिखने का अवसर ज़्यादा प्रदान होता है। भाषा पर बल नहीं देती, भाषा तत्वों पर बल देती है, ये इसके गुण होंगे। दूसरा है कि दोनों ही भाषाओं के व्याकरणिक तथ्यों का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक इसमें शब्द को इकाई माना जाता है, वाक्य को इकाई नहीं माना जाता है। दोष इसका सबसे बड़ा है कि इससे भाषा की सुंदरता, रसानुभूति समाप्त हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक शब्द का सबसे अनुवाद करते हो। और एक दोष ये है कि ये लिखने का अवसर तो देती है, लेकिन कहने सुनने का अवसर कम देती है। आज की इस छोटी सी क्लास में इतना ही मित्रों। अगली क्लास में हम फिर हाजिर होंगे प्रत्यक्ष विधि और व्यतिरेकी विधि के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।